भाभी मुझे भी ऐसी चूड़ियां चाहिए, बहुत जंच रही हैं, रुचि ने जिदपूर्वक रमा भाभी की चूड़ियां देखकर कहा। रमा ने मुस्कुराकर तुरंत अपनी कलाई से हरी चूड़ियां उतारकर नंद के हाथ में रख बोली, मैं बाद में फिर ले आऊंगी, अभी तो ये आप रख लो। रुचि ज्यों ही चूड़ियां लेकर अपने कमरे में गई, रमा की सास वहां आ गई और उलाहने देती क्रोध में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? नंदे विप्र समान होती हैं। अपनी उतरन रुचि को पहनने के लिए कैसे दी? तुमने देना है तो नया खरीद कर दो। सास की बातें सुनकर भौचक सी रमा ने सास से उल्टा प्रश्न जड़ दिया, ये पहली बार तो नहीं हो रहा मान जी कि मैं दीदी को अपना पहना हुआ सामान दे रही हूँ। पहले भी तो मेरी कानों की बालियां, मेरी शादी की पहनी हुई साड़ियां और एक दो बार की पहनी हुई चप्पलें भी दीदी को खुद आप मुझे कहकर दिलवा चुकी हैं। सास ने सकपका कर थोड़ी शेखी बघारी, तुम क्या जानो सोने चांदी की चीजें झूठी नहीं होती, फिर कीमती चीजों पर ये सब लागू भी नहीं होता है। और सुनो, सवाल जवाब करके समय नष्ट मत करो, रुचि चली जाएगी, जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो, समझी रमा। निरुत्तर सी उतरन का गणित समझने की कोशिश करने लगी। तन्वी तुमने अपने नाखून फिर दांतों से काटे, कितनी बार कहा है? गंदी आदत छोड़ दो तन्वी, खाना खाते समय टीवी नहीं देखते हैं, बेटा सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तन्वी इतनी देर से सोकर उठेगी तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। जब तक बेटी को इतने उपदेश सुनाने वाला रवि पत्नी जया को भी चार बातें सुनाता, तुम ही बेटी को बिगाड़ रही हो। मैं तो हमेशा अच्छी सीख देता हूँ, फिर भी गंदी आदतें सीख रही। सुन सुनकर आजे जा चुकी जया आज चुप्पी तोड़ी हिकारत से कहा, हाँ क्यों नहीं, खाना खाते समय टीवी आप देखें, बैठे बैठे नाखून आप चबाएं, देर से सोकर आप उठें और बेटी की आदतें मैं खराब कर रही हूँ। गर्दन झटक कर जया रसोई में चली गई और रवि मर्म समझने की कोशिश करने लगा। राघव मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, देख तूने मदद नहीं की तो कौन करेगा, आजकल हाथ बहुत तंग है। रमेश घर आए छोटे भाई को अपनी विवशता समझाने की कोशिश कर रहा था। कितने पैसों की जरूरत होगी? राघव के पूछने पर रमेश ने दलीलें देते हुए कहा, देख शानू का नाम बड़े नामी स्कूल में लिखवाना है तो 1 लाख तो गिन कर रखने होंगे। अपनी बात पर रमेश ने जोर देकर कहा, जिसका चाचा इतना बड़ा अधिकारी हो उसका भतीजा ऐसे वैसे स्कूल में पढ़े तो नाक नहीं कट जाएगी? ठीक है भैया, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ, कहकर राघव ने शानू को पुकारा तो शानू बोला, चाचा मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ, पापा ने जो इतनी बड़ी पार्टी रखी है उसकी तैयारी करने अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहा। भतीजे के निकलते ही राघव ने प्रश्नसूचक निगाहों से बड़े भाई की ओर देखा। रमेश की नजरें जमीन में गड़ गईं। 5 दिन के बाद कार्यालय आई। लिपिक शोभा अरोड़ा को सुमी सवालिया नजरों से देख रही थी। सुमी के कुछ पूछने से पहले ही शोभा मुंह लटकाकर बोली, आपको तो पता है मेरे चाचा ससुर गुजर गए थे, उनकी तेरही कल ही खत्म हुई और मैं आज भागी चली आई। सुमी शोभा की सफाई सुनकर आंखें तरेरती बोली, पर तेरे चाचा ससुर को गुजरे तो आज 18 दिन हो गए, उनके देहांत के समय तुम कार्यालय में थी, खबर मिलते ही 3 दिन की छुट्टी पर गई थी। बड़ी बहू तो मुझ पर जिम्मेदारी भी तो ज्यादा है। सुमी ने गुस्सा दबाकर पूछा, पर तेरे यहाँ तो 4 दिन पे ही उठाला हो जाता है ना? शोभा नजरें चुराती, मैं पुरानी डाक लेकर आती हूँ, कहकर चंपत हो गई। सोमेश एक दिन पत्नी के कलह से दुखी होकर बाजार में 2 चित सा एक जगह बैठा था कि तभी एक पंडित वहां से गुजरा और उसे देखकर खुशी व गर्व से बोला, पंडित, अरे सोमेश भैया कैसे हो? सब मजे में है ना? पहचाने नहीं का? हमको तुम्हारी शादी में पूरे 36 गुण मिले थे, वरवधू कुंडली मिलान मैंने ही तो किया था, फिर आप दोनों की शादी करवाई, फेरे पड़वाए। सोमेश ने देखते ही पहचान लिया और क्षोभ सहित बोला, क्या मजा, कैसी गुण मिलाया तूने? पत्नी से ऐसा 36 गुण मिलान करवाया? मेरा हमेशा उसके साथ 36 का आंकड़ा रहता है। घर की सब सुख शांति उड़ गई कहाँ? तो पंडित जी सोच रहे थे, आज ये मिल गया तो लगे हाथ इससे भोजन पानी का इंतजाम करवा लूंगा।
पर उसकी ऐसी बात सुनकर पंडित जी सकपका कर 9 2 11 हो गए।